Welcome dear friends, Lakshya Chem Point Chemistry Hub YouTube channel. In this particular session, we are going to discuss about some important properties of geometrical isomerism. First of all, we deal with the dipole moment of geometrical isomers. अब यहाँ पर अपनी स्टार्ट करते हैं डाइपोल मोमेंट, मीनिंग जो डाइपोल मोमेंट है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का, मीनिंग जो सिसो ट्रांस जो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है उनमें डाइपोल मोमेंट है उसका ट्रेंड है वो किस टाइप से होता है इसको डिस्कस करते हैं. इफ द सब्स्टिट्यूएंट ऑन बोथ ऑफ डबली बॉन्डेड कार्बन एक्सर्ट द इक्वल इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देन द ट्रांस आइसोमर हैव जीरो डाइपोल मोमेंट. मीनिंग आपको यहां पर यह अंडरस्टैंड करना है कि जो भी आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसी कंपाउंड की गिवन है तो अगर उस वाले कंपाउंड में जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आपको किसका चाहिए करना, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का. तो मीनिंग जो भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है अगर उनका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या है, सेम टाइप का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, मीनिंग बोथ ग्रुप शोज प्लस आई इफेक्ट, अदरवाइज बोथ ग्रुप शोज माइनस आई इफेक्ट. ये जो प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट है ये क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है. तो यहां पर आपको पहले ये ध्यान रखना है कि कोई भी आपके पास जो गिवन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर उसमें जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है और उनका जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या है, सेम है, तो उस वाली कंडीशन में जो डाइपोल मोमेंट होता है वो किसका ग्रेटर देन होता है, वो सिस आइसोमर हैविंग मोर डाइपोल मोमेंट देन ट्रांस आइसोमर. इन दिस केस द बोथ ग्रुप्स compensate the electronic effect and the resultant effect becomes zero. मीनिंग जब भी ट्रांस की बात करेंगे तो ट्रांस के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर जो भी आपके बोथ ग्रुप उनका सेम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मीनिंग इंडक्टिव इफेक्ट होगा, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे. और इसी कारण मीनिंग बिकॉज ड्यू टू दिस रीजन ट्रांस आइसोमर हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट. अब एग्जाम्पल मेंशन करता हूं मैं इस वाले स्टेटमेंट का. तो यहां पर एग्जाम्पल सबसे पहला अपन एग्जाम्पल जिसे अपन डिस्कस करेंगे वो आपके एग्जाम्पल है ब्यूटीन 2इन. सबसे पहला एग्जाम्पल कौन सा है, ब्यूट 2इन. तो इसकी अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं ब्यूट 2इन वाले की, तो यहां पर देखो ब्यूट 2इन की स्ट्रक्चर किस टाइप से मेंशन होती है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन. अब कार्बन से यहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन सा अटैच होगा, CH3, सेकेंड वाला हो गया हाइड्रोजन. सेम टाइप से इस वाले कार्बन पर भी वन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप तो कौन सा हो गया, मिथाइल, और सेकंड वाला कौन सा हो गया, हाइड्रोजन. ये वाला कौन सा आइसोमर है, ये वाला सिस आइसोमर है. सिस आइसोमर को कैसे आइडेंटिफाई किया, बोथ सेम ग्रुप लाइज ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड देन आइसोमर इज सिस आइसोमर. मीनिंग ये क्या हो जाएगा आपकी सिस ब्यूट 2इन हो जाएगा. सेम इसी टाइप से अगर मैं इसकी ट्रांसफॉर्म को यहां पर मेंशन करता हूं तो देखो ट्रांसफॉर्म की स्ट्रक्चर किस टाइप से बनेगी, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पर भी कौन सा ग्रुप आ गया आपके मिथाइल ग्रुप, और सेकंड सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन सा है, हाइड्रोजन. ट्रांस आइसोमर अपन को ड्रॉ करना है. ट्रांस आइसोमर का मीनिंग क्या होता है, सेम ग्रुप लाइज ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड. तो यहां पर ये वाला मिथाइल और इस वाले मिथाइल के मिड में बॉन्ड एंगल कितना है, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल है. मीनिंग और साथ में देखो ये वाला बॉन्ड है जो भी डबल बॉन्ड है, जो वन मिथाइल ग्रुप है वो तो इसके राइट हैंड साइड आ रहा है, सेकंड वाला मिथाइल इसके लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है. मीनिंग ये वाला जो ट्रांस जो यहाँ पर आइसोमर है, ये वाला कौन सा आइसोमर है, ब्यूटीन 2इन का, ये ब्यूटीन 2इन का ट्रांस आइसोमर है. अब आपको यहाँ पर ये अंडरस्टैंड करना है कि जो डाइपोल मोमेंट है वो सिस वाले की ग्रेटर होगी अदरवाइज ट्रांस वाले की. तो यहाँ पर सबसे पहले आपको डील ये करना है कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यहाँ पर अटैच है उनका नेचर किस टाइप का होता है. तो कीप इट इन माइंड, एल्काइल ग्रुप ऑलवेज हैविंग प्लस आई इफेक्ट. मीनिंग जो भी मिथाइल है, इथाइल है, जो भी एल्काइल ग्रुप है इनका कौन सा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट. मीनिंग ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन का वर्क करते हैं सिग्मा बॉन्ड के थ्रू. और यहां पर भी इस वाले मिथाइल का भी कौन सा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होगा, प्लस आई, और इस वाले मिथाइल का भी कौन सा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होगा, प्लस आई. मीनिंग प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट है. तो यहां पर देखो फर्स्ट स्टेटमेंट यही था, इफ द सब्स्टिट्यूएंट ऑन बोथ ऑफ द डबली बॉन्डेड कार्बन एक्सर्ट द इक्वल इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देन द ट्रांस आइसोमर हैव जीरो डाइपोल मोमेंट. मीनिंग यहां पर अगर आपको कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन आप किसका कर रहे हो, यहां पर आप कंपैरिजन कर रहे हो डाइपोल मोमेंट का. तो कीप इट इन माइंड, व्हेन बोथ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैविंग सेम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देन ऑलवेज कीप इट इन माइंड सिस आइसोमर हैविंग मोर डाइपोल मोमेंट कंपेयर टू ट्रांस आइसोमर. नहीं, यहां पर अगर आप डाइपोल मोमेंट की कंपैरिजन करते हो तो डाइपोल मोमेंट यहां पर ग्रेटर किसका हो जाएगा, सिस आइसोमर का ग्रेटर हो जाएगा.
किसके कंपैरिजन में? ट्रांस आइसोमर के कंपैरिजन में। इसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो बोथ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उनका जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है वो क्या है? सेम है। सेकंड, अगर मैं यहाँ पर सेकंड वाला एग्जांपल मेंशन करूं तो सेकंड वाला एग्जांपल अपन लेते हैं 1,2-डाइक्लोरोइथेन से। ये लीजिए सेकंड वाला मैंने एग्जांपल मेंशन किया 1,2-डाइक्लोरोइथेन, 1,2-डाइक्लोरोइथेन। तो अब इस वाले एग्जांपल में भी अपन इसकी सिस्टेन ट्रांसफॉर्मर्स को ड्रॉ करेंगे और उसके डाइपोल मूवमेंट का कंपैरिजन करेंगे। डाइपोल मूवमेंट को आप रिप्रेजेंट करते हो म्यू के थ्रू। तो यहां पर अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं 1,2-डाइक्लोरोइथेन की, तो इथीन का मीनिंग देखो क्या हो जाएगा? इथीन का मीनिंग ये हो जाएगा कार्बन कार्बन के मिड में डबल बॉन्ड। अगर आपको सिस आइसोमर ड्रॉ करना है तो इस साइड भी क्लोरीन मेंशन कर दिया और सेम साइड कौन सा आ गया? क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पर आ गया आपका हाइड्रोजन एंड यहाँ पर भी मैंने मेंशन कर दिया हाइड्रोजन। ये वाली कौन सी फॉर्म हो गई? ये वाली फॉर्म हो गई आपके सिस फॉर्म। किसकी? 1,2-डाइक्लोरोइथेन की, क्योंकि बोथ क्लोरीन ग्रुप लाइज ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, देन आइसोमर इज सिस। अगर आप इसी की ट्रांसफॉर्म को अगर यहाँ पर ड्रॉ करते हो तो ट्रांसफॉर्म किस टाइप से फॉर्म होगा? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अगर इस साइड क्लोरीन अटैच कर दिया तो इसके जस्ट ऑपोजिट कौन अटैच कर दूंगा? क्लोरीन। इस साइड कौन आ गया? हाइड्रोजन, और इस साइड भी कौन सा मेंशन कर दिया मैंने? हाइड्रोजन। और ये फॉर्म कौन सी हो गई? ये फॉर्म हो गई 1,2-डाइक्लोरोइथेन की ट्रांसफॉर्म, क्योंकि यहाँ पर जो भी क्लोरीन क्लोरीन है वो डबल बॉन्ड के क्या जस्ट ऑपोजिट साइड है, तो ये कौन सा आइसोमर हो गया? ट्रांस। यहाँ पर भी आपको नोट करने वाली बात है कि जो भी हेलोजन होते हैं उनका कौन सा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है। अगर अपन बात करें इंडक्टिव इफेक्ट में तो हेलोजन का जो इंडक्टिव इफेक्ट ऑलवेज कौन सा होता है? माइनस आई। ये क्या करती है? इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप है। कौन सी ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप। और यहां पर भी अगर मैं बात करूंगा तो इस वाले क्लोरीन का भी कौन सा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होगा? माइनस आई। और यहां पर भी कौन सा हो जाएगा? माइनस आई। माइनस आई का मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विड्रोविंग इफेक्ट। तो यहां पर भी आप नोट कर रही हो कि यहां पर भी जो भी डबली बॉन्डेड कार्बन है उससे अटैच जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उनका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या है? सेम है। तो जब भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट सेम आता है तो उस वाली कंडीशन में आप क्या बोल देते हो? उस वाली कंडीशन में अगर आपको डील करना होता है किसी डाइपोल मूवमेंट से तो आप क्या बोलते हैं कि डाइपोल मूवमेंट ऑलवेज किसका ग्रेटर होगा? सिस का। तो यहां पर अगर आपसे डाइपोल मूवमेंट से डील करवाए तो किसका ग्रेटर हो जाएगा? तो डाइपोल मूवमेंट ऑफ सिस आइसोमर इज ऑलवेज ग्रेटर देन ट्रांस। क्लियर है ये वाला एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट अपन रीड आउट करते हैं। In the geometrical isomers having substituent with opposite electronic effect, then the cis isomer show lower dipole moment than the trans isomer। ये भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जब भी आपके पास जो नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वो जस्ट ऑपोजिट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट अगर रखते हैं तो उस वाली कंडीशन में जो डाइपोल मोमेंट है वो ट्रांस आइसोमर का ग्रेटर हो जाता है। किसके कंपैरिजन में? सिस आइसोमर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर अपन इसका एक एग्जांपल मेंशन करते हैं। तो ये लीजिए मैं यहाँ पर थर्ड वाला एग्जांपल से डील करते हैं। ये लीजिए मैं मेंशन करूंगा एग्जांपल नंबर 3। इस वाले एग्जांपल में अपन को किसी ऐसे मॉलिक्यूल को कंसीडर करेंगे जो जिसमें जो भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उनका जो नेचर होगा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होगा? जस्ट ऑपोजिट होगा। तो यहां पर मैंने कंसीडर कर लिया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पर अटैच कर दिया मैंने Cl, यहां पर मेंशन कर दिया हाइड्रोजन, और एक साइड अटैच कर दिया मैंने मिथाइल ग्रुप और सेकंड साइड मैंने अटैच कर दिया कौन सा? हाइड्रोजन ग्रुप। यहां पर देखो जो भी आपके हाइड्रोजन एटम है मीनिंग जो सेम ग्रुप लाइज ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, मीनिंग ये वाली कौन सी फॉर्म हो जाएगी? ये वाली फॉर्म हो जाएगी आपके सिस फॉर्म। इसी टाइप से इसी की अगर मैं ट्रांसफॉर्म को ड्रॉ करता हूं तो देखो ट्रांसफॉर्म कैसे ड्रॉ होगी यहां पर, तो इजीली इसको अंडरस्टैंड कीजिए। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मीनिंग कार्बन कार्बन के मिड में क्या आ गया? डबल बॉन्ड। ट्रांसफॉर्म मेरे को यहाँ पर रिप्रेजेंट करनी है तो मीनिंग हाइड्रोजन को कहां पर रखना पड़ेगा मेरे को? ऑपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपकी Cl, और यहां पर क्या मेंशन कर दिया मैंने? CH3। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि जितने भी एल्काइल ग्रुप है तो एल्काइल ग्रुप हैविंग प्लस आई इफेक्ट वेयर एज हेलोजन हैविंग माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर जो फर्स्ट जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन सा है? मिथाइल अटैच है, और मिथाइल का कौन सा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है? प्लस आई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। और यहाँ पर हेलोजन है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन का कौन सा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है? माइनस आई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग इफेक्ट। सेम टाइप से इस वाले क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग इफेक्ट मीनिंग माइनस आई इफेक्ट, और इस वाले मिथाइल के केस में प्लस आई इफेक्ट मीनिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। लेकिन अब की बार आपको कंडीशंस ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर कंडीशंस क्या है?
डबली बॉन्डेड कार्बन पर जो भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यहाँ पर अटैच है उनका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जस्ट ऑपोजिट है। नहीं, अगर एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है प्लस आई शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो भी सेकंड वाला सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वो माइनस आई शो कर रहा है, तो इस वाली कंडीशन में आपको केयरफुल होना और आपको जो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट का जो ऑर्डर आएगा, डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है क्या कि जब भी सेम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वाले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है तब तो ऑलवेज ग्रेटर किसका होता है, सिस का। और जब भी ऑपोजिट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वाले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप डबली बॉन्डेड पर अटैच है तो उस वाली कंडीशन में जो आपका ट्रांस आइसोमर है उसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, ग्रेटर। तो इस वाली कंडीशन में जो ट्रांस आइसोमर है, ट्रांस वाले का जो डाइपोल मोमेंट है वो ग्रेटर हो जाता है किसके कंपैरिजन में, सिस वाली फॉर्म से। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर अपने सबसे पहले डील किया है सम प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में डाइपोल मोमेंट से। और यहां पर आपको एक ही बात ध्यान रखनी है क्या कि जब भी डबली बॉन्डेड कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का सेम है तब तो ऑलवेज ध्यान रखना है क्या, सिस आइसोमर हैविंग मोर डाइपोल मोमेंट देन ट्रांस आइसोमर। इफ both substituent group having opposite electronic effect then trans isomer having greater dipole moment compared to cis isomer। सेकेंड वाली प्रॉपर्टी से डील करती है। सेकेंड वाली प्रॉपर्टी आपके केमिकल प्रॉपर्टीज, मीनिंग कौन सा कंपाउंड है सिस और ट्रांस आइसोमर्स में से कि किस टाइप के जो कंपाउंड है, मीनिंग जो सिस और ट्रांस आइसोमर है वो केमिकल रिएक्शन है वो इजीली शो करेंगे। तो यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं इसको केमिकल प्रॉपर्टी से। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर आर डिफरेंट, यहाँ पर जो भी सिस और ट्रांस आइसोमर है उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट होती है। और डिफरेंट होने के पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स का अरेंजमेंट है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है स्पेस में। क्लियर है? ये आपको पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज द टाइप ऑफ द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जो स्टीरियो आइसोमर का टाइप क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को किस टाइप से आप डिफाइन करते हो, साथ में स्टीरियो आइसोमर को कैसे डिफाइन करते हो, टू और मोर देन टू कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर वेट बट different of spatial arrangement of atoms in space is known as stereoisomerism। तो यहां पर देखिए केमिकल प्रॉपर्टी से अपन को डील करना है कि सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर में कौन केमिकल रिएक्शन है वो इजीली प्रोवाइड करवाएगा और किसके लिए जो कंडीशंस है वो क्या होगी, अनफेवरेबल होगी। Chemical properties of cis and trans isomer are different. For example, in मैलिक एसिड, ये अपन पहले भी देख चुके कि मैलिक एंड फ्यूमेरिक एसिड जब भी सिस फॉर्म में होता है तब तो अपन उसको क्या बोल देते थे, मैलिक एसिड। और जब भी वो ट्रांस फॉर्म में होता था तो अपन उसको क्या बोलते थे, फ्यूमेरिक एसिड। और मैलिक और फ्यूमेरिक एसिड है वो किसका एग्जाम्पल होती है, डाइओइक एसिड की एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है, डाइओइक एसिड की एग्जाम्पल है। तो यहां पर देखिए क्या मेंशन कर रहा है, देर आर टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COOH को कौन सा ग्रुप बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। देर आर टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन सेम साइड, मीनिंग जब भी सेम साइड होंगे तो कौन सी फॉर्म बन जाएगी, सिस फॉर्म। और सिस फॉर्म को आप क्या बोलते हो, मैलिक एसिड बोलते हो। विल फॉर्म एनहाइड्राइड एट 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास सिस वाली फॉर्म होगी, मैलिक एसिड होगा, तो अगर आपको उसका एनहाइड्राइड को जनरेट करना है तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, तो रिक्वायर्ड टेम्परेचर कितना होगा, 140 डिग्री सेल्सियस। वाइल इन फ्यूमेरिक एसिड, और फ्यूमेरिक एसिड का मीनिंग क्या हो जाएगा, यहां पर क्या होगा, बोथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर इन ऑपोजिट साइड, मीनिंग कौन सी फॉर्म होगी, ट्रांस आइसोमर होगा। तो वाइल इन फ्यूमेरिक एसिड दीज बोथ आर इन ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कौन सा आइसोमर बनेगा, ट्रांस आइसोमर। विल फॉर्म एनहाइड्राइड एट 275 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इट इज शोन एज फॉलो। यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी से आप जब भी डील कर रहे हो तो आपको एग्जांपल कौन सा ध्यान रखना है, मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड। मैलिक एसिड कौन सी फॉर्म होती है, सिस फॉर्म होती है, मीनिंग जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो डबल बॉन्ड के सेम साइड लाइज करेंगे और ये सिस फॉर्म होती है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, मैलिक एसिड बोलते हैं। तो मैलिक एसिड कौन सी फॉर्म होती है, आपके सिस फॉर्म होती है। अगर यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो डबल बॉन्ड के जस्ट ऑपोजिट साइड क्या करे, लाइज करे, तो कौन सी हो जाएगी, ट्रांस फॉर्म। तो यहाँ पर ये मैंने मेंशन कर दिया कौन सी फॉर्म है, ये वाली
ये वाली है आपके ट्रांसफॉर्म, और जब भी ट्रांसफॉर्म में होता है तो आप उसको क्या बोलते हो, फ्यूमेरिक एसिड। ये वाला एग्जांपल किसका हो गया, आपके फ्यूमेरिक एसिड का। अब केमिकल रिएक्शन से आप डील कर रहे हो तो आप किस टाइप से इसको एनहाइड्राइड के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो कीप इट इन माइंड, व्हेन डाइओइक एसिड रिलीज वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मीनिंग जो भी आपका डाइओइक एसिड है अगर उनमें से वन वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, और बॉन्डिंग किस टाइप की हो जाएगी, बॉन्डिंग ये वाला बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, मीनिंग कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो अपन उसको क्या बोलते हैं फिर एनहाइड्राइड बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, एनहाइड्राइड। तो आपको यही ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो भी सिस फॉर्म है, मीनिंग जो मैलिक एसिड है, यहाँ पर जो बोथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लाइज ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, सो इजीली रिलीजमेंट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मीनिंग जो वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसका इजीली क्या हो जाएगा, रिलीजमेंट हो जाएगा। किस टाइप से रिलीज होता है वाटर मॉलिक्यूल उसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस वाले जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसी तो OH ग्रुप चला जाएगा, और इस वाले कार्बोक्सिलिक ग्रुप से H चला जाएगा, मीनिंग कौन सा मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो गया, -H2, मीनिंग वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, रिलीज हो गया। बॉन्डिंग किस टाइप से होगी, तो यहाँ पर देखिए कार्बोक्सिलिक जो एसिड है उसमें कार्बोनिल होता है, मीनिंग C डबल बॉन्ड हो, तो बॉन्डिंग किस किस के मिड में हो जाएगी, C डबल बॉन्ड O, ये देखिए C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो रॉन्ग है, इसको मैं राइट करता हूं। यहाँ पर जो भी एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो रहा है वो इस टाइप से एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन नहीं होगा, मीनिंग जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है वो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। रिपीट कर रहा हूं मैं, यहाँ पर जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है वो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। किस टाइप से एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा उसको अपन इजीली अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि बहुत यहाँ पर क्या है, ये किसका एग्जांपल है, डाइओइक एसिड का एग्जांपल है, तो यहाँ से OH रिमूव होगा और यहाँ से क्या रिलीज होगा, H, और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आपके एनहाइड्राइड का। तो किस टाइप से एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है उसको अपन अंडरस्टैंड करते हैं। ये वाली स्ट्रक्चर रॉन्ग है तो मैं इसको न्यू स्लाइड के अंदर आपको अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। ये लीजिए बात करते हैं अपन अगर किसकी, मैलिक एसिड की। तो देखो मैलिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता था, मैलिक एसिड में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस साइड क्या होता था आपका C डबल बॉन्ड OH, मीनिंग इसको ओपन करके मेंशन कर दिया मैंने कार्बोक्सिलिक ग्रुप, C से तो यहां पर भी क्या होगा C डबल बॉन्ड OH, और इस साइड कौन अटैच होता है आपके, जो भी आपका एसिड होता है कौन सा, मैलिक एसिड है, एंड आपका फ्यूमेरिक एसिड, यहां पर कौन अटैच होता है आपके, हाइड्रोजन एटम अटैच होता है, तो यहां पर मैंने अटैच कर दिया, इसे हाइड्रोजन अटैच कर दिया। बोथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लाइज ऑन सेम साइड देन फॉर्म इज सिस एंड एसिड इज मैलिक एसिड। तो ये वाला एसिड कौन सा हो गया आपके पास, मैलिक एसिड हो गया। कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है मैलिक एसिड, सिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर टेम्परेचर का आपको ध्यान रखना, तो टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड है यहाँ पर वन वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करने के लिए, 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। और अभी मैंने आपको बताया कि एनहाइड्राइड का मीनिंग क्या है, जब भी डाइओइक एसिड होता है तो उस डाइओइक एसिड से वन वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं, मैनर क्या होगा, यहां से ये OH चला जाएगा और यहां से कौन रिलीज हो जाएगा, H। यहां पर जब भी आप इसको हीटिंग प्रोवाइड करेंगे तो कौन सा मॉलिक्यूल यहां से रिलीज हो गया, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब देखो बॉन्डिंग किस टाइप से बनेगी, यहां पर तो बॉन्डिंग किस टाइप से फॉर्म होगी, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एजिट आएगा ये वाला, इस साइड आपके हाइड्रोजन अटैच और इस साइड भी कौन अटैच है, हाइड्रोजन एटम। यहां पर देखिए किस टाइप से चेंज होगा, ये कार्बन डबल बॉन्ड O, ये वाला कार्बोनिल ग्रुप एजिट है, यहां से OH और यहां से H कौन रिलीज हो गया, -H2। तो ये वाला कार्बन की जो बॉन्डिंग किससे होगी, इस वाले ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर ये आपके कार्बोनिल ग्रुप एजिट आएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये किससे कनेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर ये किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ये बनता है आपका एनहाइड्राइड। इसको आप क्या बोलते हो, एनहाइड्राइड बोलते हो। जब भी 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप से या 2 एसिड से वन वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है तो ऑलवेज किसका फॉर्मेशन होगा, एनहाइड्राइड का। सेकंड वाली कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास मॉलिक्यूल कौन सा हो, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास कौन सा था, मैलिक एसिड मीनिंग सिस फॉर्म था, तो उस वाली कंडीशन में टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड था, 140 डिग्री सेल्सियस। अगर मान लीजिए आप यही एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन किससे करना चाहते हो, फ्यूमेरिक एसिड से, और फ्यूमेरिक एसिड का मीनिंग कौन सी फॉर्म होती है, ट्रांसफॉर्म होती है। तो मैं देखो पहले ट्रांसफॉर्म को जनरेट करता हूं, यहाँ पर ड्रॉ करता हूं। तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया मैंने, C डबल OH, और यहाँ पर ट्रांस बनाना तो मीनिंग इसके जस्ट ऑपोजिट कौन सा आएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहाँ पर भी अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पर अटैच हो गया हाइड्रोजन एटम। कौन सी फॉर्म है ये वाली, ये फॉर्म आपके ट्रांसफॉर्म है,
और जब भी ट्रांसफॉर्म में कार्बोक्सिलिक ग्रुप आएंगे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के, तो अपन इसको बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। तो ये किसका एग्जाम्पल आपके फ्यूमेरिक एसिड का एग्जाम्पल है। ये किसका एग्जाम्पल हो गया फ्यूमेरिक एसिड। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि फ्यूमेरिक के केस में आपको कितना टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, तो कीप इट इन माइंड व्हेन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज ट्रांस मीनिंग फ्यूमेरिक एसिड देन टेम्परेचर कितना मेंशन करना पड़ेगा आपको 275 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट और कौन से मॉलिक्यूल का रिलीजमेंट होगा, यहां से भी H2O वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा रिलीजमेंट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो सिस आइसोमर है वो इजीली क्या करता है केमिकल रिएक्शन प्रोवाइड करवा देता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी बोथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लाइज ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड सो इजीली रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। बट इन द केस ऑफ ट्रांस आइसोमर अदरवाइज फ्यूमेरिक एसिड बोथ कार्बोक्सिलिक एसिड लाइज ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सो हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। और कितना टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है 175 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की क्या रिक्वायरमेंट है। और जब भी 2 कार्बोक्सिलिक एसिड से 1 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है तो ऑलवेज किसका फॉर्मेशन होता है एनहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। और एनहाइड्रेट का मीनिंग क्या है बोथ कार्बोनिल जो ग्रुप है कार्बोनिल का मीनिंग क्या है C डबल बॉन्ड हो, और ये वाला क्या हो गया C डबल बॉन्ड हो, मीनिंग जो भी कार्बोनिल ग्रुप है वो किसके थ्रू बॉन्डेड हो जाते हैं ऑक्सीजन के थ्रू। और इसी वाले स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो एनहाइड्राइड बोलते हो। तो ये अपन ने डिस्कस कर लिया। जो सेकंड प्रॉपर्टी थी कौन सी आपके केमिकल प्रॉपर्टीज वाली, कौन सी प्रॉपर्टी होगी केमिकल प्रॉपर्टीज वाली। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है कौन सी किसकी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की। थर्ड जो प्रॉपर्टी कौन सी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब अपन डील करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो किस टाइप उनको किस टाइप से अफेक्ट करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। नेक्स्ट सिस वाले केस में किस टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज आपकी जो ट्रांस आइसोमर है ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर है उसमें किस टाइप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो होगी। तो देखते हैं अपन इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं इन सम cis trans isomer the hydrogen bonding changes the physical properties of compound। ये अपन पहले से जानते हैं कि किसी भी कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस हो रहा है, लेकिन किसी भी कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसको अफेक्ट करता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को क्या करता है अफेक्ट करता है। तो यही यहां पर मेंशन किया है in some cis trans isomers the hydrogen bonding changes the physical properties of compound। For example, in the 1,4-butane dioic acid, the cis isomer shows intramolecular hydrogen bonding, while trans isomer shows intermolecular hydrogen bonding। ये इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पर कि जो भी cis isomer होगा किसका 1,4-ब्यूटेन डाइओइक एसिड का उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी होती है, तो ऑलवेज कीप इट इन माइंड इन cis isomer of 1,4-ब्यूटेन डाइओइक एसिड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट इन द केस ऑफ ट्रांस आइसोमर ऑफ 1,4-ब्यूटेन डाइओइक एसिड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस। तो यहां पर कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑलवेज कीप इट इन माइंड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मोलिकुलर एसोसिएशन। रिपीट कर रहा हूं मैं वापिस से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मोलिकुलर एसोसिएशन। मीनिंग क्या है जब भी आपके पास इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी भी कंपाउंड में होगी तो उस वाले कंपाउंड का क्या हो जाएगा मोलिकुलर एसोसिएशन हो जाएगा। और जब भी कंपाउंड का मोलिकुलर एसोसिएशन होगा उस वाली कंडीशन में उसका जो मोलिकुलर वेट इंक्रीज होगा, और मोलिकुलर वेट अगर इंक्रीज होगा तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा इंक्रीज होगा। जिस भी कंपाउंड में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी उसमें स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल्स जो फोर्स है वो क्या होंगे प्रेजेंट होगी, और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा हाई हो जाएगा। Due to this hydrogen bonding, their melting point are very different as shown below। तो इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल कौन है कि बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सेम है, मॉलिक्यूलर वेट क्या है सेम है, लेकिन फिर भी इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है उसमें डिफरेंस आ रहा है। वो डिफरेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और मैंने आपको क्लियर कर दिया क्या, मैंने आपको क्लियर ये किया कि जब भी किसी भी कंपाउंड में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो उस वाले मॉलिक्यूल का क्या होता है मोलिकुलर एसोसिएशन होता है।
मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होने से क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा, और जब भी मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा तो स्ट्रॉन्ग वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, वर्क करेगा, और जब भी स्ट्रॉन्ग वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको एग्जाम्पल गिवन है 1,4-ब्यूटेन डाइओइक एसिड, ये वाली मैंने कौन सी फॉर्म ड्रॉ की है, सिस फॉर्म। देखो सिस फॉर्म है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लाइज ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सा हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मीनिंग क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म विद इन ए मॉलिक्यूल, विद इन ए मॉलिक्यूल, मीनिंग इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मीनिंग क्या है कि एक ही मॉलिक्यूल के विद इन क्या हो जाएगा, विद इन द वन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म। मीनिंग यहाँ पर आपको सेकंड मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर सिस फॉर्म में था तो देखो इजीली यहाँ पर कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन जब अपन बात करते हैं कौन से आइसोमर की, ट्रांस आइसोमर की, तो ट्रांस आइसोमर में क्या होता है, बोथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लाइज ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या हो गया, इस वाले कार्बोक्सिलिक एसिड और सेकंड वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इनके मिड में डिस्टेंस क्या होगी है, ग्रेटर डिस्टेंस होगी है। तो यहाँ पर कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, तो इस वाले कंपाउंड में मीनिंग जो ट्रांसफॉर्म है 1,4-ब्यूटेन डाइओइक एसिड की, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो फिर कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो फिर क्या हो जाएगा, इसमें मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, और जब भी मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होगा तो उस वाली कंडीशन में मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा, और जो लगने वाला जो आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा वर्क करेगा, स्ट्रॉन्ग वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जहां पर भी स्ट्रॉन्ग वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना कि ये जो ट्रांसफॉर्म है इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 287 डिग्री सेल्सियस। और अगर अपन इसका कंपैरिजन करें सिस फॉर्म के साथ, तो सिस फॉर्म का कितना मेल्टिंग पॉइंट होता है, 130 डिग्री सेल्सियस। और जो मेल्टिंग पॉइंट में ये डिफरेंस आ रहा है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिस वाले में कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मीनिंग क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म विद इन ए मॉलिक्यूल, इसी को क्या बोलते हो, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन जब अपन बात करें कौन सी ट्रांसफॉर्म की, तो ट्रांसफॉर्म में कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है आपकी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर molecular association. Due to molecular association, strong van der Waals force of attraction work and transform having more melting point compared to cis form. लास्ट इसकी अगर अपन बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की प्रॉपर्टीज की, तो लास्ट वाली प्रॉपर्टी कौन सी रहती है आपके पास, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नहीं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो सिस और ट्रांस आइसोमर है, इनका किस टाइप से अफेक्ट होता है उसको अपन कंपेयर करेंगे। नहीं, कब तो ट्रांस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर होगा, और कौन सी वाली कंडीशन में आपकी जो सिस आइसोमर है उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो लास्ट अपने पास प्रॉपर्टी है यहाँ पर, और लास्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आइए सबसे पहला एग्जाम्पल मेंशन करते हैं अपन, यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उसको राइट डाउन करते हैं। The melting and boiling point are also highly affected by geometrical isomerism. जो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होता है, हाईली अफेक्टेड होता है। The van der Waals force of attraction are more in ट्रांस आइसोमर देन दैट ऑफ द सिस आइसोमर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पर क्या, कि जो भी आपके पास van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन से आइसोमर के अंदर ग्रेटर होता है, तो कीप इट इन माइंड, van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर मोर इन ट्रांस आइसोमर दैट ऑफ द सिस आइसोमर। मीनिंग आपके पास जो भी ट्रांस आइसोमर है उसमें जो van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ग्रेटर होगा। मीनिंग जब भी आपको बात करें van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो कौन सी फॉर्म में ग्रेटर van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा, ट्रांसफॉर्म में। अब इसका रीजन क्या है, इट इज बिकॉज द मॉलिक्यूल्स इन ट्रांस आइसोमर कैन कम क्लोज टू ईच अदर एंड एक्सर्ट स्ट्रॉन्ग van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। फॉर एग्जाम्पल,
लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी सिस आइसोमर है उसमें क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है, और स्टेरिक हिंड्रेंस से उसमें क्या पॉसिबल है, रिपल्सन पॉसिबल है। रिपल्सन हो गया तो वहां पर क्या नहीं हो पाएगा, फिर स्ट्रॉन्ग वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो वर्क नहीं करेगा। लेकिन जब बात करते हैं अपन किसकी, ट्रांसफॉर्म की, तो ट्रांसफॉर्म में क्या होता है कि रिपल्सन वर्क नहीं करता है, क्योंकि जो ऑपोजिट साइड में क्या होती है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वो लाइज करते हैं। तो यहाँ पर अपन एक एग्जांपल की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं कि जब भी आपके पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से आपको कंपैरिजन करवाना है तो उस वाली कंडीशन में आप किस टाइप से कंपैरिजन करोगे। तो यहाँ पर अपन एक एग्जांपल मेंशन करते हैं, जैसे अपन ने पहले एक एग्जांपल लिया था, कौन सा वाला, मेलिक एंड फ्यूमेरिक एसिड। तो मेलिक एंड फ्यूमेरिक एसिड की अगर अपन यहाँ पर बात करें तो किस टाइप से स्ट्रक्चर होती है मेलिक एसिड की, मैंने अभी आपको बताया कि कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, और मेलिक एसिड है उसमें क्या आता है, सिस फॉर्म होती है, और डाइओइक एसिड का एग्जांपल है। तो ये यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया, ये वाला जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया ये किसकी स्ट्रक्चर है, मेलिक एसिड की स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये कौन सी फॉर्म है, सिस फॉर्म है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म की, तो ट्रांसफॉर्म को अपन क्या बोलते हैं, फ्यूमेरिक बोलते हैं। फ्यूमेरिक की स्ट्रक्चर किस टाइप से ड्रॉ करते हो, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, और फ्यूमेरिक एसिड कौन सा होता है, ट्रांस होता है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होती है तो अपन उसको क्या बोल देते हैं, फ्यूमेरिक एसिड। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको यहाँ पर क्लियर करनी है, एक बार इसका नोमेनक्लेचर कर देते हैं। ये वाला एसिड कौन सा होता है, ये वाला एसिड आपके मेलिक एसिड, और ये ट्रांसफॉर्म वाला कौन सा एसिड हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म वाला एसिड आपके फ्यूमेरिक एसिड। अब देखो यहाँ पर आपको सीसो ट्रांस तो आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि किस बेस पर मैंने सीसो ट्रांस बोल दिया है इनको। यहाँ पर देखो जो भी बोथ सिमिलर ग्रुप लाइज ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, इस साइड ही COOH और इस साइड ही क्या है, COOH, मीनिंग दोनों COOH ग्रुप है वो कहां पर आ रही है, डबल बॉन्ड के राइट हैंड साइड। तो ये वाली कौन सी फॉर्म हो जाएगी, आपकी सिस फॉर्म हो जाएगी। और यहाँ पर अगर आप इसको कंसीडर कर रही हो तो यहाँ पर देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप डबल बॉन्ड के राइट हैंड साइड है, और ये वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो डबल बॉन्ड के लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये वाली कौन सी फॉर्म होगी, ट्रांसफॉर्म। तो ये वाली फॉर्म कौन सी है, ये वाली फॉर्म आपके पास ट्रांसफॉर्म, और ये फॉर्म कौन सी आपके पास, सिस फॉर्म। सिस फॉर्म में है तो अपन उसको क्या बोल दिया, मेलिक एसिड, और ट्रांसफॉर्म में अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको क्या बोल दिया, फ्यूमेरिक एसिड। अब अपन को यहाँ पर डील किससे करना है, डील करना है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट से। अभी अपने एक स्टेटमेंट बोलकर आए, स्टेटमेंट क्या था कि जो भी ट्रांस आइसोमर है उसमें क्या होता है कि जो रिपल्सन है वो क्या होता है, मिनिमम होता है, और रिपल्सन मिनिमम है तो वहां पर जो आइसोमर क्या होंगे, come to close to each other and exert strong van der Waals force of attraction। और जहां पर भी strong van der Waals force of attraction वर्क करेगा वह उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो कीप इट इन माइंड। जो मेल्टिंग पॉइंट की अगर यहाँ पर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो मेल्टिंग पॉइंट आपके मेलिक एसिड का कितना होता है, 130 डिग्री सेल्सियस। ये किसका पॉइंट वैल्यू है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए मेलिक एसिड। अगर मैं कंपैरिजन करूं इसका किसके साथ, फ्यूमेरिक एसिड, जो फ्यूमेरिक का मीनिंग क्या है, ट्रांसफॉर्म। तो जो ट्रांसफॉर्म है फ्यूमेरिक एसिड, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है आपके पास 287 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करना तो एक ही आपको बात का ध्यान रखना है कि जो ट्रांसफॉर्म होती है उसमें जो भी आपकी बल्कि ग्रुप है वो कहां पर लाइज करती है, लाइज ऑपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड। जब ये ऑपोजिट साइड लाइज करती है तो यहाँ पर रिपल्सन क्या होगा, मिनिमम, और रिपल्सन मिनिमम होगा तो यहाँ पर कौन सा फोर्स वर्क करेगा, स्ट्रॉन्ग वॉन डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म में इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 287 डिग्री सेल्सियस, जिसको फ्यूमेरिक एसिड बोलते हैं। और अगर मेलिक की बात करूं, ये कौन सी फॉर्म है, सिस फॉर्म है, तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा, यहाँ पर लगेगा आपके रिपल्सन। कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन, क्योंकि यहाँ पर जो बल्कि ग्रुप लाइज ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर रिपल्सन इंक्रीज होगा। रिपल्सन इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब भी वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो उस वाली कंडीशन में जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जो भी मेलिक एसिड, इसका मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 130 डिग्री सेल्सियस, और फ्यूमेरिक एसिड के लिए मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 287 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के केस में। इट इज टू बी नोटेड दैट दिस इफेक्ट ऑन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रिवर्ट इफ देयर आर द अटैच्ड सब्स्टिट्यूएंट हैव exact opposite electronic effect
क्रोटोनिक एसिड, ट्रांस को बोलते हैं क्रोटोनिक एसिड, हैज लोअर देन द आइसोक्रोटोनिक एसिड, और आइसोक्रोटोनिक एसिड कौन सी फॉर्म होगी, सिस फॉर्म होगी। मीनिंग आप क्या कंसीडर कर रहे हो कि यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, यहाँ पर भी कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसका कौन सा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है, तो कीप इट इन माइंड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैविंग -I इफेक्ट, नहीं इसका भी कौन सा इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग इफेक्ट होता है। तो एक बात यहां से क्लियर होगी कि जो भी कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है यहाँ पर उनका नेचर क्या है, सेम है, मीनिंग दोनों का जो नेचर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या है, सेम है, मीनिंग इसका भी -I है और इसका भी कौन सा इफेक्ट है, -I। तो कीप इट इन माइंड, व्हेन substituent group having same electronic effect, then melting point and boiling point of trans isomer is always greater than the cis isomer। बट यहां पर ये ध्यान रखना है कि जब भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नेचर क्या होता है, ऑपोजिट होता है, तो उस वाली कंडीशन में सिस आइसोमर है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। जैसे यहां पर इसने एक एग्जांपल मेंशन किया, ये वाला आइसोक्रोटोनिक एसिड, और आइसोक्रोटोनिक जो एसिड होता है वो कौन सी फॉर्म होती है, सिस फॉर्म होती है। आइसोक्रोटोनिक जो एसिड है कौन सी फॉर्म है, सिस फॉर्म है, और जो क्रोटोनिक जो एसिड होता है वो कौन सी फॉर्म होती है, क्रोटोनिक एसिड होता है फिर ट्रांस फॉर्म में। अब यहाँ पर आपको यहाँ देखते ही पता चलना चाहिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन अटैच है, मिथाइल, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन अटैच है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी मैंने बताया कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है, -I मीनिंग इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग है, और जो मिथाइल ग्रुप मीनिंग कौन सा, एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप ऑलवेज कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, +I मीनिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि जो भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है इसके ऊपर जो अटैच्ड जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उनका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या है, जस्ट ऑपोजिट, मीनिंग वन तो +I शो कर रहा है, सेकेंड वाला क्या शो कर रहा है, -I। तो इस वाली कंडीशन में जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका ग्रेटर हो जाएगा, सिस फॉर्म है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर हो जाएगा किसके कंपैरिजन में, ट्रांसफॉर्म के कंपैरिजन में। तो ये ध्यान रखना। तो यहां पर देखो आइसोक्रोटोनिक एसिड जो सिस फॉर्म है इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और ये अगर बात करूं मैं किसकी, क्रोटोनिक एसिड जो कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ट्रांसफॉर्म में, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 72 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जब भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वो उनका नेचर सेम है, तो उस वाली कंडीशन में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वो ट्रांस आइसोमर का ग्रेटर होता है। क्यों, क्योंकि ट्रांस आइसोमर में क्या होता है, मिनिमम रिपल्शन होता है, और ड्यू टू दिस मिनिमम रिपल्शन trans isomer can come close to each other and exert strong van der Waals force of attraction between them। लेकिन जब भी कंडीशन चेंज होती है मीनिंग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है वो क्या हो गया, चेंज हो गया, मीनिंग बोथ ग्रुप हैविंग ऑपोजिट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, देन सिस आइसोमर हैविंग मोर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू ट्रांसफॉर्म। तो यहां पर आकर आज का लेक्चर फिनिश होता है। सबसे पहले अपन ने डील किया था, एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले डील किया था अपन ने डाइपोल मूवमेंट से, और डाइपोल मूवमेंट में अपन को एक ही बात ध्यान रखनी है क्या, कि जो ट्रांस आइसोमर है उसका डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, 0 होता है, और सिस जो आइसोमर उसका डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, ग्रेटर होता है। लेकिन जब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नेचर चेंज हो जाए तो उस वाली कंडीशन में ध्यान रखना है, उस वाली कंडीशन में फिर जो आपका जो ट्रांस आइसोमर है उसका डाइपोल मूवमेंट है सिस आइसोमर के कंपेरिजन में क्या होता है, ग्रेटर होता है। सेकंड अपन ने प्रॉपर्टी देखी थी केमिकल प्रॉपर्टीज, और एग्जांपल लिया था अपन ने मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड का। तो मैलिक एसिड में बोथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लाइज ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, तो इजीली क्या करता है, रिएक्शन को प्रोवाइड करता है, 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, और किसका फॉर्मेशन हो जाता था, आपके एनहाइड्राइड का। लेकिन जब बात करते हैं अपन ट्रांसफॉर्म मीनिंग फ्यूमेरिक एसिड की, यहाँ पर बोथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लाइज ऑपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड, सो हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट इनटू इट्स एनहाइड्राइड, और वो वाला टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है, 275 डिग्री सेल्सियस। थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी से अपन डील किया था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर आपको एक ही बात ध्यान रखनी कि जो सिस फॉर्म है उसमें कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, उसमें होगा आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जो भी ट्रांसफॉर्म है उसमें कौन से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जहां पर भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा वहां पर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, और जहां पर भी मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होगा वहां पर कौन सा फोर्स वर्क करेगा, स्ट्रॉन्ग van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जो भी ट्रांसफॉर्म है इसका क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन ने बात की यहाँ पर नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी थी अपने पास, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी
कौन से मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर आपको सीधा सा ध्यान रखना है क्या कि जब भी आपके पास जो बोथ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैविंग सेम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देन ट्रांस आइसोमर हैविंग मोर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू सिस बॉन्ड, बट व्हेन बोथ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैविंग ऑपोजिट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देन सिस आइसोमर हैविंग मोर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू ट्रांस। तो यहां पर आकर आज का वीडियो फिनिश करते हैं। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।